गुड मॉर्निंग सभी को। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1, ठीक है, जो कि था हमारी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी हमारे आवास के रूप में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका जो शीर्षक है, जो चैप्टर का नाम है, वो है ग्लोब, ठीक है। इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे ग्लोब के बारे में, उसके बाद जानेंगे लैटिट्यूड के बारे में, उसके बाद जानेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और फिर हम देखेंगे टाइम कैलकुलेशन। क्या पूरी दुनिया में एक जैसा टाइम होता है? जैसे कि अगर अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूं सुबह के 8 बजे, तो क्या मतलब पूरी दुनिया में सुबह का 8 बजा है? अगर हाँ, अच्छी बात है। अगर नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो पहला ही चैप्टर, पहला ही टॉपिक है, दैट इज ग्लोब। आखिर ये जो ग्लोब है, ये होता क्या है, ठीक है। इफ यू नो देन यू कैन कमेंट, इफ यू डोंट नो देन आई एम टीचिंग। ग्लोब क्या होता है? आपने ज्यादातर जो पृथ्वी की फोटोज देखी हैं, जो पृथ्वी के चित्र देखे हैं, वो देखे हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू लिए गए हैं, ठीक है। जब ऊपर सैटेलाइट भेजते हैं हम लोग, तो उसके थ्रू जो आपने एक नीला चित्र देखा होगा अर्थ का, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो सैटेलाइट के थ्रू लिया गया है। हम ज्यादातर वही चित्र देखते हैं और वही पृथ्वी। अब क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी को हम एक बार में नहीं देख सकते, देख कब सकते हैं? जब हम या तो किसी भी अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष में जाए। अब उसके लिए हमें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा, लेकिन अब वो सारी तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम कुछ भी नहीं बन रहे हैं, अभी तो हम बस पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब पढ़ाई करने के लिए ऊपर जाने से पहले, यानी कि अंतरिक्ष में जाने से पहले, हमें अर्थ के बारे में या अर्थ के उस चित्र को पूरा एक साथ देखने का मौका कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इस चीज को, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया? जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका एक छोटा मॉडल मतलब कॉम्पैक्ट मॉडल। हम इतने बड़े अर्थ को नहीं देख सकते, लेकिन हम छोटे से ग्लोब को देख सकते हैं। अब ग्लोब होता क्या है? हूबहू, एकदम डिट्टो, ठीक है, डिट्टो मॉडल, 3D मॉडल। किस चीज का? अर्थ का। इसकी डेफिनेशन ही होती है द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि जो त्रिविमीय, यानी कि 3 डायमेंशनल जो एक आकार होता है, वो होता है ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब को क्या है? अर्थ की तरह ही हम उसको पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर सकते हैं। हमारा मन होगा हम ईस्ट से वेस्ट करेंगे। अब वो कोई पृथ्वी ओरिजिनल वाली तो है नहीं जो अपने हिसाब से चलेगी। हमें जैसे पढ़ाई की जरूरत होती है, हम उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे वैसे घुमा घुमा के देख सकते हैं, जैसे हमारा मन, ठीक है। तो ग्लोब क्या है? एक 3D मॉडल है। लेकिन अब एक चीज और है, ग्लोब का कोई फिक्स साइज होता है? नहीं। आपको ग्लोब शोपीस में सजाने के लिए छोटा सा भी मिल सकता है, ठीक है। आपको ग्लोब थोड़ा सा बड़ा भी मिल सकता है। आपने देखा होगा ज्यादातर ऑफिसेस के टेबल पे, जिनको ज्योग्राफी का XYZ भी नहीं पता है, वो भी अपने टेबल पर ग्लोब रखते हैं। ज्यादातर छोटा ग्लोब रखते हैं जो कि क्रिस्टल का बना हुआ होता है, या फिर इतना बड़ा ग्लोब रखते हैं। कहीं स्कूल वगैरह में जब प्रिंसिपल्स की जो आप कह सकते हो केबिन होता है, उस केबिन में भी आपको कई बार ग्लोब देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा और बड़ा होगा, बट उनको भी उसका कोई काम नहीं है। ये बस एक तरह से डेकोरेशन के काम आता है। वरना कितने ही लोग हैं जो अपने ऑफिस के ग्लोब को घुमा के कंट्रीज को देखते हैं, उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखते हैं, कोई भी नहीं। ग्लोब का असली काम क्या है और असली यूज कौन करता है? वो है ज्योग्राफर्स या फिर ज्योग्राफी पढ़ने वाले, ठीक है, वो लोग।
अब क्या है कि जो ग्लोब है वो अलग अलग साइज का हो सकता है, ठीक है। अब छोटा ग्लोब जब हम लेंगे तो इसमें हमें दिखेंगे क्या, सिर्फ कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट में कोई इक्के दुक्के शहर या कोई इक्के दुक्के देश दिख जाएंगे। बाकी अगर इसमें हम कुछ भी खोजना चाहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भैया, पित्ती सा तो है। अब पित्ती से में कितना सब हो जाएगा बताइए आप। कभी लखनऊ का मैप देखिए उठा के, या किसी भी शहर का मैप देखिए आप उठा के, उस मैप में आपको चीजें नहीं मिलती हैं, जबकि शहर तो आपका बहुत छोटा है, पृथ्वी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो भैया इतने छोटे से ग्लोब में पूरी पृथ्वी, कॉन्टिनेंट, उसके देश, उसके सिटीज या शहर, उसके मोहल्ले कुछ नहीं दिखता है। ये बस एक शो पीस है, इसको रख लीजिए सजा के, बाद खत्म। दूसरा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भैया 10 कंट्रीज आते हैं तो इसमें 20 या 30 कंट्रीज लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। इसमें भी कॉम्पैक्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी। मान लो कि इसमें आपको एशिया दिख रहा है तो एशिया में ऐसे इंडिया दिख जाएगा। इतनी भी जगह नहीं कि उसमें इंडिया लिख दें और इंडिया की जगह को आई लिखा हो, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ये थोड़ा सा और बड़ा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है कि कंट्रीज लिखी हो, कंट्रीज के थोड़े मोड़े अक्षर लिखे हो, उनकी राजधानी भी लिखी हो, ओशियंस, महासागर वगैरह के नाम लिख दिए हो, दैट्स इट। लेकिन जो एक आइडियल साइज है, एक ऐसा ग्लोब जिसमें कंट्री, कैपिटल, ओशियंस वगैरह ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाए, ये हमारे काम का ग्लोब होगा। डी वाला साइज है, ये हमारे काम का ग्लोब होगा, ठीक है। तो डिफरेंट साइज के ग्लोब हो सकते हैं। हमें अपनी सुविधा अनुसार ये सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा ग्लोब चाहिए, हमें पढ़ना है कि हमें सजाना है कि हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ग्लोब क्या हो सकते हैं, अलग अलग आकार के हो सकते हैं, ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है, पहली बात तो कि हम अर्थ को यानी कि ग्लोब को जब हम देख रहे हैं तो समझ लीजिए अर्थ को देख रहे हैं, ग्लोब को देख लिया, अर्थ को देख लिया, बात सेम, ठीक है, 3D मॉडल होता है। दूसरा भैया बहुत ज्यादा पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल होता है तो मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं। मान लो घर में शादी ब्याह है, टेबल चाहिए, उठा के इधर रख दो, फिर वापस जब शादी खत्म हो जाए टेबल उठा लाओ, उठा के ग्लोब उसके ऊपर रख दो, मतलब कहीं भी उठा के इधर उधर कर सकते हो। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि ग्लोब को आप अपने घर में इधर उधर रख दो, दुकान से लाके घर में, घर से दुकान में, कुछ भी करते रहो ये भी। लेकिन अब आप सोचो कि कहीं घूमने जा रहे हो, अब घूमने जा रहे हो तो लेके चलो ग्लोब, नॉट पॉसिबल ना। इतना बड़ा ग्लोब है, उसको बैग में ठूसोगे, उसको रखोगे बैग में, तो कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, गोल गोल बार बार निकालो रखो, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वैसे भी ग्लोब में इतना डिटेल नहीं होता है कि कहीं घूमने जाओ तो ग्लोब लेके जाओ, ठीक। अब जब हम घूमने जाते हैं तो ग्लोब लेकर नहीं जाते, क्या लेकर जाते हैं, मैप लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं, मैप। अब मैप क्या होता है भैया, ये गोल गोल है ग्लोब, इसको जो है ना बीच से थोड़ा सा एक तरफ से काट देते हैं, और काट के इसको क्या करते हैं, क्या करते होंगे, फैला देते हैं, ठीक है। ये पहले एकदम रोल था, अभी फैला दिया, फ्लैट हो गया। अब क्या है, अब ये प्लास्टिक का बना होता है, इसको बना देते हैं कागज पर, ठीक है, कागज चलो के लिख दिया है, पेपर पर या फिर क्लोथ यानी कपड़े पर, ठीक है। अब ये बड़ा पोर्टेबल है, इसको इधर से इधर फोल्ड करो, फिर इधर से इधर फोल्ड करो, छोटा छोटा गोल गोल करके बैग में रख लो, चाहे जितनी बार निकाल लो, पॉकेट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ग्लोब के साथ क्या दिक्कत है, वो पोर्टेबल तो है, घर में आप इधर उधर रख सकते हो, बट क्या नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। ग्लोब में और क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, जब आप ग्लोब देखोगे तो उसमें देखोगे कुछ ऐसी लाइन है, ठीक है, और कुछ ऐसी भी लाइन है। थोड़ा सा आवाज अच्छा बना भैया, काम चला लेना। अभी जो ऐसी लाइन है या ऐसी लाइन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि लेफ्ट से राइट आपको दिख रही है, और वर्टिकल लाइन जो कि आपको नॉर्थ से साउथ दिख रही है। अब इनको कहते क्या है, देखो भैया, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई, मतलब चपटी में लेटी हुई लाइन है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड।
ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, समझ गए, अक्षांश। दूसरा है ये लॉन्गिट्यूड, लंबी वाली लाइन जो हमको देखने में लंबी लग रही है, इधर से तो चपटी चपटी लग रही है तो ये अक्षांश हो गया। अब जो लंबी वाली लाइन है इनको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी कि देशांतर, देशांतर। अब जब नाम आ ही गया है तो हम बता देते हैं, इसको हम दो शब्दों में विभक्त कर सकते हैं, देश प्लस अंतर, यानी कि देशों का अंतर हमको पता चलता है, टाइम जोन, अलग अलग कंट्रीज के बारे में पता चलता है देशांतर से। बात समझ में आ गई। अब ग्लोब पे आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी मिलता है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो भैया लिख दो कमेंट में, हाँ भैया क्लियर हो गई, ठीक है। अब अक्षांश के बारे में हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा प्यार से एकदम थोड़ा सा सही वाला सर्कल बना देते हैं, बन जाए भगवान की दुआ से। हाँ, थोड़ा सा ही बन गया है। अक्षांश, अक्षांश में जो सबसे मेन होता है ना, वो होता है हमारा ये बीच वाला, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब इसको भी देखो भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, अब ये हमारी भू है ना, ये पृथ्वी है, इसको बीच से काट रही है, ठीक। अब जब बीच यानी कि मध्य, भू को मध्य से काटने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। समझ में आ गया? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक। अक्षांश पढ़ रहे हैं अभी। ये क्या है? लेटी हुई लाइन है, यानी कि ये लैटिट्यूड है, यानी कि ये अक्षांश। इसका काम क्या है? इसका काम पता क्या है? अभी आगे पता चलेगा क्या है, लेकिन इनको हम बोलते हैं पैरेलल्स। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, यानी कि एक दूसरे के समानांतर ये रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। इधर भी बना लेते हैं, है ना, एक दूसरे के समानांतर है, नहीं इधर तो भाग भी नहीं, बस जैसे ये चल रही है वैसे नीचे वाली भी, वैसे ऊपर वाली भी, ठीक। एक और बना लेते हैं ताकि बाद में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब ये क्या है? पैरेलल्स है, यानी कि समानांतर है, 0 डिग्री के समानांतर लाइन, इसीलिए इनको बोलते हैं समानांतर रेखाएं। किसके? विषुवत, भूमध्य या फिर इक्वेटर लाइन के समानांतर। समझ में आ गया भैया? लैटिट्यूड, अक्षांश, इनका काम क्या होता है? मान लो हम कह रहे हैं, सपोज कि कोई ए कंट्री है, ए, ठीक, कोई ए कंट्री है जो ये मान लेते हैं हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर है ए कंट्री। हमको पता है, हम कह रहे हैं ए कंट्री जाना है, ए कंट्री कहाँ है? ग्लोब पर 23.5 यानी 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कंट्री ए। लो भैया, ठीक है, मान लिया। अब यहाँ पे कोई कंट्री बी भी हो सकती है, देखो 23 पे। यहाँ पे कोई कंट्री सी भी हो सकती है, वो भी 23 पे। यहाँ पे कोई कंट्री डी भी हो सकती है, वो भी 23 पे। समझ आई बात? अब यहाँ कंफ्यूजन है। अब कहो भैया ए पे जाना है 23 चले जाओ, बी पे जाना है 23 चले जाओ, सी पे जाना है तो सब पे 23 पे चले जाओ, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, ठीक। अब देखो लैटिट्यूड समझ लिया है तो कहां पे चलते हैं हम? देशांतर में। अब क्योंकि कंफ्यूजन है कि 23, 23.5 डिग्री पर और भी कंट्री हो सकती है भैया, सी, डी, ई, एफ, कुछ भी मान लो, बहुत सारी कंट्री हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि 23.5 डिग्री पर ये शहर या ये देश मिलेगा? कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? एक ये लाइन आ रही है, भी पढ़े थे ना, देशांतर रेखा। समझ रहे हैं? देशांतर रेखा, ठीक। देशांतर रेखा क्या है? इसमें भी हम पहले देख लेते हैं क्या, इनमें भी 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके होता है, लेकिन जो बीच वाली है इसको भी हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक। ये भी अर्थ को 2 भाग में बांट रही है। समझ में आ गई बात?
अब क्या है कि हमको ये पता है कि कंट्री ये 23 डिग्री पर है, लेकिन बी सी डी ई एफ सभी 23 डिग्री पर है अक्षांश के अनुसार। हमको और एक्यूरेट जानना है, तो सपोज हम यहाँ मान लेते हैं 1 डिग्री, ठीक, सपोज कर रहे हैं, ये एक्यूरेट नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ऐसे है। हम कह रहे हैं हमको कंट्री सी पे जाना है 23.5 डिग्री। कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंट्री है, लेकिन 23.5 डिग्री अक्षांश के साथ साथ अगर हम उनको बता दें कि 3 डिग्री देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। अब भैया यहाँ पे देखो कोई देश नहीं है, सिर्फ सी के अलावा सी है। कंफ्यूजन दूर, हम सी पे पहुंच गए, लेकिन जब तक ये देशांतर रेखा नहीं थी तब तक हम 23 डिग्री भटक रहे थे। कभी हमको सी मिलता था, ई मिलता था, डी मिलता था, लेकिन जहां जाना है वो नहीं मिलता था। लेकिन अब क्योंकि हमने देशांतर भी बता दिया, अक्षांश भी बता दिया, तो हमको ये कंट्री मिल गई एक्यूरेट। समझ में आ गया? ठीक है, देशांतर और अक्षांश पे अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज जो रह गई है वो बता देते हैं। क्या रह गया है? ये फिर से क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तर, नीचे यानी कि दक्षिण। अब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए थोड़ा सा हम डायग्राम बना देते हैं, छोटा सा बना रहे हैं, बहुत जगह है नहीं यहाँ पर। इस तरफ है ईस्ट। जब हम मानचित्र पे देखते हैं ऐसे खड़े होके, तो मानचित्र पे जो हमारा राइट साइड होता है वो होता है ईस्ट, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो होता है वेस्ट। हिंदी वालों के लिए बता दे रहे हैं, जो हमारा दायां होता है वो होता है पूर्व, और जो बायां होता है वो होता है पश्चिम, और जो ऊपर की तरफ दिखता है हमको वो होता है नॉर्थ, और जो नीचे होता है वो साउथ। ठीक है, कई बार आपने सिंबल देखा होगा, ऐसा सिंबल बना रहता है नॉर्थ। ठीक, तो ये डायरेक्शन है। अब क्या है? ऊपर की तरफ, इक्वेटर के ऊपर क्या है? नॉर्थ। इक्वेटर के नीचे क्या है? देखो साउथ। और अगर ये 0 डिग्री वाली लाइन इधर खींच दें तो भैया इधर क्या है? ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब ये जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे हैं इनको हम कहते हैं गोलार्ध। ये क्या है? गोला। क्या है? गोला। और प्लस अर्ध। अर्ध यानी कि आधा। ठीक, गोले का आधा यानी कि गोलार्ध। समझ में आ गई बात? गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा गोलार्ध। इसको ऊपर वाला जो ये पूरा एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई? मुख्यतः हम यही 2 गोलार्ध पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस लाइन की यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, तो इसने भी तो भाई पृथ्वी को आधा आधा काट दिया, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। वैसे तो हम खासकर पढ़ते हैं नहीं, उत्तर और दक्षिण से ही काम चला लेते हैं, लेकिन फिर भी जब बना दिया है तो बता देते हैं। जो इधर वाला है भैया, इधर वाला क्या? पूर्वी गोलार्ध। ठीक, और इधर वाला क्या है? पश्चिमी गोलार्ध। तो 4 गोलार्ध हो गए, लेकिन हमें काम इसका है 2 का है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये पूर्वी है ये पश्चिमी है, लेकिन हमको इसका कोई काम नहीं है। जब हम पढ़ेंगे देशों के बारे में तब उसको काम आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई अब इसको रफ कर देते हैं। अक्षांश बता दिया हमने आपको कि वो क्या होता है? पैरेलल होता है। एक बार फिर से रिवाइज कराएं। अक्षांश क्या होता है? पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे होते। अब ये होते कितने हैं? अब इसको भी हम समझाएंगे। फिर से एक बार गोला बनाएंगे और गोलार्ध बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोलार्ध। ये है हमारा गोला यानी कि अर्थ।
ये हमने अर्थ कर दिया था, बना दिए तो गोलार्ध। ये है इक्वेटर, ये भी एक अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब ये समझ लो कि भैया उत्तरी गोलार्ध का अंतिम छोर क्या है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहते हैं 90 डिग्री साउथ, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। इसी में आगे एड ऑन कर देते हैं, अलग से नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री का कोण या एंगल पता होगा, ये 90 डिग्री, और ये नीचे भी 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि 0 से 90 हमको दिख रहा है ना, यानी कि 0 के बाद आएगा 1 डिग्री, ठीक है, और 1 से जाएगा 90 तक, यानी कि 0 डिग्री के अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं, यानी कि 90 लैटिट्यूड्स हमको देखने को मिलती हैं। नीचे भी देख लें भैया, 0 के बाद क्या होगा, फिर से आएगा 1 डिग्री, और फिर 1 से 90 तक, यानी कि 0 के नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भी हमको क्या 90 या 90 लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया टोटल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांश गोलार्ध कुल अक्षांश ग्लोब पर कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे। बहुत सारे लोग बताएं 180 बता के चले जाते हैं, क्यों भाई 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, 90 90 180, लेकिन वो भूल जाते हैं किसको 0 डिग्री को। भैया ये भी तो लेटी हुई है, तो ये भी लैटिट्यूड हुई, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है 90, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है 90, टोटल हो गया 180। क्या ये सही आंसर है, नहीं भैया 90 तो 0 के ऊपर है, 90 0 के नीचे है, लेकिन 0 भी तो है, तो हम 0 डिग्री को भी जोड़ेंगे, 0 डिग्री यानी कि एक और लैटिट्यूड, कितना हो जाएगा 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी 181, ये है करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं देशांतर की तरफ। अच्छा, अक्षांश जब पढ़ाई में है तो अभी अक्षांश को थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं कि अक्षांश का क्या क्या प्रयोग है। अक्षांश पढ़ रहे हैं तो अब हम क्या पढ़ेंगे, तापीय कटिबंध। क्या पढ़ेंगे, तापीय कटिबंध। ये हिंदी वालों के, अंग्रेजी वालों के लिए क्या है हीट जोन्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बार बार गोला बनाना पड़ेगा क्योंकि गंदा हो जाता है, गोल नहीं बना देखो तो किसी चीज काम चला लेते हैं। 0 डिग्री पता चल गया होगा अब तक, तो ये इक्वेटर क्या है इक्वेटर 0 डिग्री। अब हीट जोन्स का क्या मतलब है, पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य अक्षांश हैं, क्योंकि हम 180 अक्षांश तो पढ़ने वाले हैं, कुछ मुख्य अक्षांश हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, सबसे पहले यहां नॉर्थ और साउथ हम मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक। उसके ऊपर है हमारा क्या 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिण यानी कि साउथ। ये बना दिया हमने। अब हम पढ़ेंगे तापीय कटिबंध, यानी कि कहां पर कितना तापमान होता है, और तापमान के हिसाब से ही तो जलवायु बनती है। ये ताप के हिसाब से ही दाब, वर्षा यानी कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, हवाओं का चलना वगैरह, वो सारी चीजें किससे होती हैं ताप से। तो ताप ज्यादा होगा तो वहां पे मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, ताप कम होगा वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होंगी डिफरेंट होंगी। तो हम पढ़ते हैं कि आखिर ताप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है।
देखो भाई सिंपल सी भाषा में बताते हैं, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर। ये जो एरिया है ना, ये एरिया 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का एरिया, इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं उष्ण कटिबंध? क्योंकि भैया इक्वेटर पर जो हमारा सूरज है, सूरज को इधर बनाते हैं, इक्वेटर पर जो सूरज है, सूरज की रेखाएं इक्वेटर और 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ के बीच का जो एरिया है, पूरे साल लगभग इस एरिया में क्या होता है, एक जैसे, मतलब एकदम ऊर्ध्वाधर, एकदम सीधी रेखाएं पड़ती हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर नहीं होगा, एकदम सीधी रेखाएं पड़ती हैं, वर्टिकल रेस पड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी यानी कि उमस यानी कि उष्णता, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। अंग्रेजी वालों के लिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल या फिर टॉरिड जोन। समझ में आ गई बात? उष्ण कटिबंध किसे बोलते हैं, या टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन। 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के एरिया को हम क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। बात समझ में आ गई? अब देखो भाई 66.5 डिग्री, अच्छा इनका नाम भी लिख लो, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। अगर 23.5 भूल जाना तो मकर रेखा याद रखना। 23.5 डिग्री उत्तर को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टीओसी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। अब क्या है देखो, यहां पे तो बीच का एरिया मिलेगा, लेकिन अब बीच का एरिया कहां मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, यहां पे एक साथ मिलेगा। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 से 66.5 के बीच का ये जो एरिया है उत्तर में, और 23.5 से 66.5 के बीच का ये जो एरिया है दक्षिण में, इसको बोलते हैं क्या, कहां लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। शॉर्ट में लिख देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं, देखो भाई यहां पर बहुत गर्मी थी, अब गर्मी भैया ऐसा तो है नहीं कि यहां पे आने के बाद गर्मी बोले कि आगे नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत ऊपर भी चली जाएगी, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री तो है नहीं कि युद्ध हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत गर्मी ऊपर भी चली जाएगी। अभी जो ऊपर है ना हमारे गोलार्ध, ये है पूरे जमे हुए। ठीक है, यहाँ पे 24 घंटे 365 दिन जमाने से बर्फ ही जमी हुई है, तो यहाँ पे ठंड है, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे आके ठंड खत्म हो जाती है, थोड़ी सी ठंड इसमें भी आ जाती है। तो ये जो जोन है ना, ये बहुत ठंडे जोन और बहुत गर्म जोन के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी ठंडी भी आ जाती है और थोड़ी सी गर्मी भी आ जाती है। तो थोड़ी सी ठंडी को हम कर देते हैं शीत, थोड़ी सी गर्मी को हम कह देते हैं उष्ण। शीत और उष्ण जुड़ के बन जाते हैं शीतोष्ण, यानी कि यहाँ पे ना तो बहुत ठंडी होती है, यहाँ पे ना ही बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना, मध्यम तापमान रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, इसीलिए इसको बोलते हैं शीतोष्ण। इंग्लिश वालों के लिए टेम्परेट, क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। ठीक, अब क्या बचता है हमारे पास, 66.5 उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, और 66.5 दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। अब ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे क्या, शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध, क्योंकि यहां पर बर्फ ही बर्फ है, किलोमीटरों गहरी बर्फ है, जहां जहां देखोगे बस बर्फ ही बर्फ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और अंग्रेजी वालों के लिए फ्रीजिड जोन। क्या बोलेंगे, फ्रीजिड जोन, जमा हुआ जोन, हमेशा जमा रहता है। ठीक, समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर दें, 23 डिग्री दक्षिण 23 डिग्री उत्तर के बीच में पड़ता है हमारा ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है,
23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण। ये जो बीच में एरिया है, यहाँ पे सर्दी और गर्मी थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण, यानी कि थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी, मध्यम वातावरण रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, शीतोष्ण। और ऊपर वाला जमा रहता है, यानी कि 66.5 से 90 डिग्री उत्तर, 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण, ये जमा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। बात समझ में आ गई, अक्षांश यहाँ पे खत्म हो गए। अब ये बात जान लो कि हमें पता चल गया कि कहाँ पे कितनी गर्मी है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ कम गर्मी है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, और यहाँ मौसम बदलते रहते हैं, यहाँ थोड़ी सर्दी भी पड़ती, थोड़ी गर्मी भी पड़ती, सेम चीज नीचे भी हो रही है। तो हम ये जान गए कि भैया सूरज की रोशनी और गर्मी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ मीडियम है या मॉडरेट है, और कहाँ कम है। क्यों कम है, अब ये भी जान लो, ये सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, यहाँ पे देखो तिरछी पड़ रही है, ज्यादा ट्रेवल कर रही है, उसकी गर्मी कम हो जाती है, और यहाँ पे देखो और भी तिरछी पड़ रही है, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो तिरछी रेखाएं हैं इसकी वजह से, और हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी है, पिछले वीडियो में बताया था 23.5 डिग्री, उसकी वजह से, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको तापमान पता चल गया, तो तापमान से हमको दाब भी पता चल जाता है, दाब पता चल जाता है तो हवा कैसे चलेगी पता चल जाएगा, हवा कैसे चलेगी तो उससे भैया मानसून आएगा कि जाएगा ये भी पता चल जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। कुल मिला के जब हमको अक्षांश के बारे में पता होगा तो हमको किसी भी स्थान की जलवायु के बारे में पता होगा। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छा, समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दो हाँ समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे देशांतर की तरफ, जिसके बारे में हमने बताया था आपको, देश प्लस अंतर यानी कि देशांतर, देशों के बीच में अंतर करने के लिए हम देशांतर का प्रयोग करते हैं। हाँ, फिर नहीं गोल बनाना बड़ा दिक्कत है, चलो कोई नहीं। इनको क्या कहेंगे हम, अक्षांश, ओ देशांतर। इतना खो गए पढ़ाने में खुद ही नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। देशांतर कहेंगे इनको, ये जो 0 डिग्री है इसको प्रधान याम्योत्तर, यानी कि जो मुख्य रेखा है 0 डिग्री की, सेंट्रल मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री। ये लाइन कहां से जाती है लिख लो भैया, ये वाली लाइन जो है 0 डिग्री वाली लाइन, ये लंदन में एक जगह है, कहां पे, लंदन में एक जगह है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, ग्रीनविच से ये लाइन होकर गुजरती है, ठीक। अब एक मोटा मोटी बात बता देते हैं कि ये जो लाइन है ना 0 डिग्री, ये लंदन से होकर गुजर रही है। अब टोटल, जैसे अक्षांश में पूछा गया था कुल संख्या कितनी है, वैसे देशांतर में भी पूछा जा सकता है कि कुल संख्या कितनी है, तो जान लो कितनी है 0 डिग्री। अब पहले तो ये जान लो कि भैया एक ही केंद्र से निकलते हैं, अलग अलग नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लैटिट्यूड है वो अलग अलग जा रहा है ना, और इसको देखो ये एक ही केंद्र से निकल के एक ही केंद्र में चली जाती है, समा जाती है, ठीक है। तो इनकी जगह अलग अलग नहीं है, इसीलिए पैरेलल नहीं है, ये क्या है, घूम जाती है, वो घूमती नहीं है, वो सीधी सीधी पैरेलल चलती है, लेकिन ये क्या है, इनमें कर्व आ जाता है, थोड़ा कर्वेचर हो जाता है, घूम जाती है, क्योंकि ये एक जगह से निकल रही है। अब सीधी सीधी चलेंगे तो पता ही कहां चलेगा, 0 भी इसी में, 1 भी इसी में, 2 भी इसी में, 3 भी सब इसी में हो जाएंगी, लेकिन अब क्या है, ये ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 0 डिग्री की। अब ये क्या है कि ये सिर्फ सामने सामने नहीं है, ये अगर 0 डिग्री इधर से आ रही है तो इधर पीछे की तरफ जाके और वापस उसमें फिर मिल जाएगी। ये गोला होता है ना, गोला, ये गोला में इधर से कुछ जा रहा है और उधर से आके फिर मिल जा रहा है, ठीक है। फिर इधर से कुछ जा रहा है, उधर से आगे मिल जा रहा है, इधर से कुछ जा रहा है, चारों तरफ से घूम के आगे मिल रहा है। जैसे मतलब ऐसे समझो कि पृथ्वी गोल है, इधर से हवाई जहाज से उड़ोगे, घूम के फिर वहीं आ जाओगे, ठीक है। भारत से तुम उड़ के जाओ जापान की तरफ से और घूम के अमेरिका होते हुए फिर भारत आ जाओ। वैसे क्या है कि 0 डिग्री इधर से जाती है और पीछे जाके फिर मिल जाती है, जब पीछे पहुंच जाती है तो ये हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाती है, 180 डिग्री।
यानी कि ये है हमारा प्राइम मेरिडियन और यही पीछे जाके हो जाता है 180। अब क्या है 0 डिग्री से ऊपर जब हम इसको ग्लोब को तोड़ते हैं ना तो फिर क्या होता है 180 वाली रेखा टूट के अलग अलग ऐसे फ्लैट हो जाती है। ये ये 0 डिग्री के इस तरफ भी 180 और इस तरफ भी 180, लेकिन ये 180 अलग अलग नहीं है। ये जब वापस जुड़ेगी गोल बन जाएगी तो ये वाली लाइन एक हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 180 की एक ही लाइन है तो यहाँ पे दो दो दिख रहे हैं, तो क्या है 180 हो जाएंगी। ठीक है, और 180 ये वाली टोटल हो जाएंगे 360। अब बोलो कि भैया ये 0 वाला इक्वेटर जोड़ रहे थे तो ये वाला क्यों नहीं जोड़ा? भैया 180 और 0 डिग्री सेम लाइन है ना, तो दो बार थोड़ी जोड़ेंगे। तो 180 और 180 360 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है 360। याद रखना, जैसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड क्या है 181 और लॉन्गिट्यूड क्या है 360। अब ये कैसे पता चलेगा कि 360 है बताओ? यह जाहिर सी बात है, एक गोला होता है ना गोला, उसमें 360 ही डिग्री होते हैं। अब एक डिग्री करके बनाएंगे तो 360 ही तो बनेगा। ठीक है, तो 360 डिग्री ऐसे भी। और वैसे अगर आप गणितज्ञ हो, मैथमेटिशियन हो, तो आप जानते ही हो कि एक सर्कल में 360 ही डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड 181, लॉन्गिट्यूड 360। अब भैया हो जाता है गड़बड़ क्या कि मान लो अगर यहां पे बजा 12 तो क्या यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12 और यहां पे भी 12? नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होता है वो देखते हैं। अब थोड़ा सा ग्लोब को गोल की बजाय अब इसको चपटा करके मैप बना देते हैं। ठीक है, मैप बना देंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। हाँ, अब इसको चपटा करेंगे, ये ऐसे, ये यहां पे ले लेते हैं सेंटर 0 डिग्री। ये है हमारी ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच वाली लाइन। अब देखो इसके पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट, डायग्राम याद है ना ये वाला, यानी कि ईस्ट की तरफ और इसके इधर वेस्ट की तरफ। अब क्या है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय जुड़ता है यानी कि बढ़ता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। अब समय तो जुड़ता है, इधर घटता है, यानी कि इधर हम आगे हैं। रियल में देखोगे तो बहुत सारी चीजों में इधर पूर्वी वाला जो इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ है, पश्चिमी वाला बहुत विकसित है, डेवलप है हर चीज में। लेकिन ठीक है, खुश हो जाते हैं कि भैया समय के मामले में तो हम आगे ही हैं। ठीक है, हमारे यहाँ नया साल पहले आ जाता है, इनके बाद में आता है क्योंकि पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हम इधर से आगे बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है यानी कि जुड़ जाता है, और इधर घटता है। लेकिन किस हिसाब से घटता है, मतलब ऐसे कुछ भी क्या जोड़ देंगे कि हमारा मन है कि इधर 12 हो जाए तो हम 1 हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अब क्या है 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जब ऐसे बढ़ता है ना तो ये हर एक डिग्री जो हर डिग्री में 1 डिग्री में क्या होता है 4 मिनट होता है। क्या होता है 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और जब भैया तुम 360 को 4 से करोगे ना तो तुम्हारा जो भी मिनट आएगा आंसर उसको जब कैलकुलेट करोगे 360 इंटू 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 60 करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। क्यों? क्योंकि भैया एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं ना। मन करके देख लो, 360 इंटू 4/60 आ जाएगा 24। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। हमने जब ये कैलकुलेशन किया तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ भैया 24 घंटा आ रहा है, तो मतलब सही है। 1 डिग्री में 360 मिनट ही 1 डिग्री में 4 मिनट ही होते हैं। तो 1 डिग्री में 4 मिनट है, यानी कि अब हमको पता है कि जैसे जैसे हम उधर बढ़ते जाएंगे 1 डिग्री पार करेंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पे 12 बजा है 0 डिग्री पे, तो यहाँ 12 4 हो जाएगा। 2 डिग्री पे जाएंगे तो फिर और 4 बढ़ जाएगा, यानी 12 8 हो जाएगा। 3 डिग्री पे जाएंगे तो 12:12 हो जाएगा। ऐसे ही 4 मिनट हर डिग्री पर बढ़ते जाएंगे। अब हम सारा तो कैलकुलेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इंडिया वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया का जो है ना मेरिडियन वो है 82.5 डिग्री पूरब यानी कि ईस्ट। ठीक,
अब क्या बताया हमने, 1 डिग्री में 4 मिनट, यहाँ पे कितने डिग्री हैं, 82.5 मिनट। कितने हैं, 82.5 मिनट। ठीक है, अब हम 82 ले लेते हैं, पहले आधा छोड़ देते हैं। 82 को 4 से करोगे कितना आएगा, बताओ भैया। 82 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 और 8 चौकू 32, 328। बचा कितना, आधा डिग्री। अब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो आधा डिग्री में कितना, 2 मिनट। टोटल कितना हो जाएगा, 330। 330 तो मिनट आया है, हमको घंटे में जोड़ना है। घंटे में जोड़ेंगे या घंटे में निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। जब ये करेंगे तो कितना आएगा, 5.5, यानी कि 5.5 घंटा। प्लस होता है यानी कि प्लस हो जाएगा। किसमें प्लस हो जाएगा, 0 डिग्री पे जितना बजा होगा उसमें। अब मान लो कि यहाँ पे 12 बजा है, AM PM नहीं बता रहे हैं अभी, यहाँ पे 12 बजा है तो 5.5 घंटे हमको क्या करने हैं, ऐड करने। 12 में 5.5 जोड़े कितना है, टाइम के हिसाब से। भैया इंडिया में बजा होगा कितना, 5:30, यानी कि 5.5। ना यकीन हो, मतलब यकीन करना पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं तो सही बता रहे हैं, गलत थोड़ी पढ़ाएंगे। लेकिन यकीन ना हो तो अपने मोबाइल में जब आप टाइम सेट करने जाते हो तो वहां पे दिखाता होगा न्यू दिल्ली या कोलकाता 5.5 या 5.30। ठीक है, दैट मीन्स कि भैया सही बात चल रही है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही अगर 82.5 डिग्री इधर होता तो हम 12 में से -5.5 कर देते। अब -5.5 कैसे करेंगे, 12 से 11 पे चलेंगे। ठीक है, 11 से 10 पे चलेंगे, 10 से 9 पे चलेंगे, 8 पे चलेंगे, 7 पे चलेंगे और 7 के बाद 6 पे चलेंगे। लेकिन 6 चलेंगे तो 6 घंटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब -5.5 करेंगे तो कितना बजा होगा, बताओ भैया। 12 से पीछे की तरफ चलो, 12, 11, 10, 9, 8, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, यानी कि यहां पे बजा होगा 6:30। ठीक, अब रही बात AM PM की। ठीक है, अब AM PM क्या है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। अब मान लो यहाँ पे 12 AM बजा है, यानी कि रात का 12 बजा है, तो 5.5 अगर जोड़ भी देंगे तो इंडिया में सुबह का 5.5 होगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे भी AM, यहाँ पे भी AM। मान लो यहाँ दोपहर का 12 बजा है तो दोपहर के 5.5 जोड़ेंगे तो PM 5.5 शाम का हो रहा होगा इंडिया में, तो PM कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 12 AM यहाँ हुआ है और हम 5.5 घंटे पीछे जाएंगे तो भैया यहाँ पे तो 6:30 बजा ना शाम का, पिछली शाम का 6:30 बजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PM। बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा टाइम कैलकुलेशन। किसी भी जगह की अगर आपको लॉन्गिट्यूड पता है, किसी भी जगह का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, इस्टोनिया का, या अफ्रीका की किसी कंट्री का, मोरक्को वगैरह का, किसी का भी आपको पता है तो आप उसका टाइम कैलकुलेशन कर लोगे। अब देखो टाइम कैलकुलेशन का क्या असर पड़ता है। असर क्या है कि जब कभी भी मैच होता है, तो आपको पता है ना, जब इंग्लैंड में मैच हो रहा होता है तो हमें दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड हमसे पीछे। जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है तो भी दिक्कत होती है, वो हमसे आगे। मान लो कि वहां पे तो सुबह ही मैच शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमको रात में जगना पड़ता है क्योंकि वहां पे मैच हो रहा है। अब टीवी पे देखते हैं तो हमको दिखता है मैदान के ऊपर तो सूरज चमक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ रात होती है। ये सब क्यों होता है, टाइम जोन की वजह से होता है। ठीक है, या नमाज जब पढ़ी जाती है तो भैया अगर हमारे यहाँ मान लो 1:30 बजे दोपहर की नमाज होती है तो पूरी दुनिया में 1:30 बजे होती है, नहीं होती 1:30 बजे। ठीक है, अब कहीं रात हो रही होगी तो कोई रात में उठ के नमाज तो पढ़ेगा नहीं, अलग अलग समय पे नमाज होती होगी। ठीक है, क्यों, अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से हम नमाज को मक्का और मदीना से मैच कर लेते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मन में रिपीट कर लो, फिर हम अभी लिखते हैं क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ग्लोब, हमने पढ़ा लैटिट्यूड, हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड, हमने पढ़ा टाइम कैलकुलेशन। क्या पढ़ा, टाइम कैलकुलेशन। 4 चीजें
और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर 2 जो है क्लास 6 का वो खत्म हो गया। किसका? NCERT का। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है?